नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSB की जो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली थी, इससे संबंधित कुछ अभ्यर्थी मुझसे बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं, उनके कुछ कॉमन से डाउट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने जो कॉमन से मुझसे सवाल पूछे हैं, फिर जो उनके कॉमन से डाउट्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो काफ़ी छोटी सी होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी वाले होते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी जो अदर स्टेट के होते हैं, अब उन्हें नहीं पता था, शायद से उन्हें जानकारी ना हो या फिर हमारी भी वीडियोज़ उन्होंने ना देखी हो, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। तो अब उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करा है और वो दिल्ली के बाहर भी किसी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी है, तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप अपना एग्जाम जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई से मेरा तात्पर्य जो आपका मेरिट में नाम आ जाता है, जनरल जितनी आपकी मेरिट चली जाती है, फिर आप इतने मार्क्स ले आते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बाहर के हो तो आप नॉर्मल सी बात है, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा तो अगर आपकी जनरल जितने मार्क्स होंगे और उसमें आपका सिलेक्शन हो तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह दोस्तों, जब आप ईडोजेर अपना भरोगे तो वहाँ तो आपने ओबीसी डाल रखा है बाहर का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर बाहर का ओबीसी डाल रखा है तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट तो होगा ही, तो निश्चित ही दोस्तों ईडोजेर में आपको वो अप्लाई कर देना, ठीक है। जितने भी ईडोजेर में जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, बाद में DSSB खुद से बता देगा कि आपका जो ईडोजेर वो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है आउट ऑफ दिल्ली है। और मैं आपको दोस्तों एक नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ ऑफिशियल, वो भी आपको देख के थोड़ा सा क्लियर और ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रिजेक्शन नोटिस है पीजीटी संस्कृत मेल का, जो कि 16/11/2021 को जारी किया गया है। अब इसमें देखिए जो स्टार्टिंग के जो दो कैंडिडेट है ना, इन्होंने क्या करा था, ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करा था, लेकिन जो इनका सर्टिफिकेट शो हो रहा है वो किस में हो रहा है, अदर स्टेट में हो रहा है। और इन्होंने साफ साफ इधर मेंशन कर रखा है कि सर्टिफिकेट तो अदर स्टेट का शो हो ही रहा है, और इन्होंने साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी उसमें भी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। अगर दोस्तों ने रिजेक्ट करना हो तो डायरेक्ट ये लिखते कि भाई ये ओबीसी दिल्ली के लिए अप्लाई करा था इन्होंने, और जो इनका सर्टिफिकेट है वो अदर स्टेट का है। लेकिन देखो इन्होंने इधर स्पेशल मेंशन कर रखा है कि नॉट क्वालिफाइड इन अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ। तो इस तरह से आपने ओबीसी का देख लिया। बाकी इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई भी कमी है, तो जो सबसे पहला स्टेप आपका ईडोजेर वाला, वो तो दोस्तों आपको जरूर से जरूर भरना है। कहीं आप अपना ईडोजेर ही ना भरें तो आपको काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिल जाएगी भविष्य में, ठीक है। आपके जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, एग्जांपल के लिए वैसे है नहीं सबके पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स होंगे, मान के चलो आपके पास केवल एक ही डॉक्यूमेंट्स है, तो उसे जरूर अप्लाई कर देना। DSSB के पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने ईडोजेर भरा था। बाद में वो कारण के साथ आपको बता देंगे ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है। लेकिन अगर आप दोस्तों ईडोजेर ही नहीं भरोगे ना, फिर तो निश्चित ही आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो आप जैसे ही आपकी मेरिट आएगी, अपना लॉगिन वगैरह करके ईडोजेर वाला लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके मेरिट जितने मार्क्स होंगे तो उसमें आप अपना ईडोजेर जरूर भर देना। बाकी जो भविष्य में समस्या होगी दोस्तों, वो भविष्य में आप देख लेना, ठीक है। तो कोई भी कमी है, ईडोजेर आपको जरूर भरना है। सेकंड दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी मेरे पास ये भी कमेंट करते कि हमने फॉर्म भरते टाइम मम्मी का नाम गलत हो गया, पापा का नाम गलत हो गया, मेरा खुद का नाम गलत हो गया, DO भी गलत होगी। तो इसमें क्या करना है, कुछ ये भी बोलते हैं कि सर मेरे 12th में जो उसका नेम वगैरह, ठीक है, उसमें कुछ अलग स्पेलिंग है, ग्रेजुएशन में अलग स्पेलिंग है, CTET के सर्टिफिकेट में अलग स्पेलिंग है। तो अगर आपके ऐसे छोटे मोटे जितने भी डाउट है ना, तो दोस्तों इसमें आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, शायद से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से पूरे रखिए। अगर आपके कोई कमी है तो आप एफिडेविट वगैरह बना लीजिए और ईडोजेर पे उसे अपलोड कर देना। कुछ अभ्यर्थी इसमें ऐसे जिनकी, जैसे कि आप जानते हैं, आपके सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जैसे 10th 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। और जो बाद के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10th बाद में करे, तो उनकी तो कंबाइन नहीं आती है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ CBSE की, ठीक है, 12th का आपका सर्टिफिकेट अलग होगा, मार्कशीट अलग होगी, ठीक है। इसी तरह से ग्रेजुएशन का आपकी सर्टिफिकेट और डिग्री आपकी, और अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो आपका प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, अगर दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटी की बात करूँ, एक दिन जिस दिन जाते हैं उस दिन आपको प्रोविजनल मिल जाता है, ज़्यादा तो 2-3 दिन आपको लग जाते हैं, ठीक है। अगर जो जिनके भी उस पर सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, आपके जो हेड होते हैं उसमें अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन 2-4 दिन, एक हफ्ते मैक्सिमम मान लो आपके पास प्रोविजनल आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल लगाएंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोनों में से एक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, अगर आपने सेमेस्टर में दिया फिर ईयर में दी, जिस हिसाब से आपके प्रत्येक सेमेस्टर फिर प्रत्येक ईयर की आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने उसमें ऐड कर रखी है तो सेम उसका भी चलेगा। तो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपने BEd BTC DET जो भी कर रखी है उसकी प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट अलग, और उसकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपने जैसा भी करा है उसका अलग होना चाहिए। बाकी अगर आपने किसी कास्ट में अप्लाई करा है तो वो आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आप एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया था, एडमिट कार्ड अगर खो वगैरह गया तो उसकी एक FIR करके वो लगा देना, ठीक है। तो बाकी इसमें आपने काफ़ी सारे इंटरनेट पे वीडियो देखी होंगी क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर ही लोगे। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, अब मान के चलो कोई है अभ्यर्थी कोविड वगैरह है, अब तो खैर उसका इतना प्रभाव है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना आपको प्रोविजनल मिल पा रहा है ना आपको डिग्री मिल पा रही है, तो इसका भी दोस्तों आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा,
ठीक है। और हो सके तो यूनिवर्सिटी की स्टैंप वगैरह जैसे भी आपको करवाना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कारण आपको DTRPSP को तो बताना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन आप वैसे तो बता नहीं पाओगे, ईडोजर पे जाके उन्हें बता दो ऐसा ऐसा, ठीक है। ईडोजर में आपको वो जो भी आप एफिडेविट अपलोड करते हैं, जो भी अपलोड करते हैं, वो वहीं के वहीं देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ईडोजर जरूर बनना है, और जो भी आपके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स में कमी है, फिर जो भी आपसे गलती हुई है, उसका एक एफिडेविट लगा के वो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। बाकी बाद में भविष्य में जब, क्योंकि आप तो जानते हैं एकदम से ईडोजर तो होता नहीं, एक बार में हो जाए, ठीक है। जो अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है उन्हें एक और चांस देते हैं। बाकी दोस्तों गारंटी में बिल्कुल नहीं ले रहा आपको चांस मिले ना मिले, लेकिन आप ये बिल्कुल मानकर चल सकते हैं आपको जरूर चांस मिलेगा, ठीक है। तो एक बार ईडोजर भर दोगे, आपके कोई कमी होगी तो फिर वो एक नोटिस वगैरह निकालते हो ऑफिशियल, ठीक है। उसमें बता देते हैं बाकायदा आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो भी होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, सब पूरा कर लीजिए, फिर एक और चांस देते हैं। तो लमसम आप मान के चल सकते हैं 2 से 3 आपको चांस मिलते हैं। लेकिन कोशिश करना जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे वो तो अपना जो स्टार्टिंग वाला ईडोजर भरेंगे उसमें उनका सारा काम हो जाए, क्योंकि दोस्तों जितना काम पेंडिंग रहेगा ना तो फिर आपको ही समस्या देखने को मिलेगी। अब कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे मेडिकल में भी कमी है। आप जानते हैं अगर आप दिल्ली में टीचर, कहीं भी टीचर बनो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लोगे तो आपका मेडिकल तो होना ही है। तो दोस्तों जो टीचिंग लाइन का या दिल्ली का जो मेडिकल होगा दोस्तों उस लेवल का नहीं होता जिस तरह का आपका आर्मी पुलिस वगैरह का होता है, ठीक है। तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी चीज़ होती है। जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे कि सर हमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, हम कलर्स को नहीं पहचान पा रहे ठीक से। तो दोस्तों इसमें तो देखो हम तो कुछ कर नहीं सकते, आपको ही मेडिकल दे के आना। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, मेडिकल होने से पहले आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, उन्हें निश्चित ही पता होगी मेडिकल में क्या क्या जांच की जाती है, ठीक है। तो आप एक बार से स्टार्टिंग में जाकर टेस्ट करवा लीजिए और फिर वो आपको बता दें किसी में कमी है, और वही आपको डॉक्टर से उपचार बता दें। क्योंकि दोस्तों हम शिक्षा के डॉक्टर तो है नहीं, कैसे आपका कौन सी प्रॉब्लम दूर होगी वो तो आपको डॉक्टर से बताएंगे। तो इसलिए जो मेन मेडिकल दोगे उससे पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, कुछ पैसे लेगा, कोई समस्या क्या है दोस्तों, आपका प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी। और बाकी फिर आपको लगे कि आपका सारा काम ठीक चल रहा है तो अपना फाइनल मेडिकल दे देना। बाकी मैं एक बार दोस्तों दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, जो टीचर आप बनोगे इसका मेडिकल बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, कॉमन से होते हैं और मैक्सिमम अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। रेयर ही चांस होगा कोई मेडिकल में बाहर हो जाए। अब कुछ अभ्यर्थी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, अब देखिए SC/ST को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। OBC जो आउटसाइडर होते हैं दिल्ली से बाहर के होते हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर हमारे CTET में 90 से कम मार्क्स है, मतलब 82 से ज़्यादा 90 से कम है। तो CTET ऑफिशियली तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया क्योंकि OBC को 82 लाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिक्रूटमेंट में वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, तो फिर उनके CTET के भी जनरल जितने मार्क्स देखे जाएंगे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस पर मैंने शायद से पहले भी आपको बताया था, एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जो आपका अगर 90 से कम मार्क्स हो गए ना तो आप बिल्कुल अपना जो आपने डिजी लॉकर वगैरह कहीं से भी सर्टिफिकेट या मार्क्सशीट डाउनलोड वगैरह करी होगी तो उसमें आप बिल्कुल नीचे जाके देखोगे ना उसमें मेंशन कर रखा होता है। अगर आपको कहीं जनरल कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है लेकिन अगर आपके CTET में 82 प्लस मार्क्स है तो आपका वो CTET आपका वैलिड होगा उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, ठीक है। और उसमें किस किस का नाम मेंशन रहता है, एक तो आपका KVS का रहता है और एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो जो TGT या PRT डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बनेंगे उन्हें तो घबराने की जरूरत नहीं, बाकी PGT में आपसे CTET की डिमांड की नहीं जाती। अब आप ही में से कुछ अभ्यर्थी भी पूछ रहे, मान के चलो सर हमारी ज्वाइनिंग होगी, हमें स्कूल भी लौट करा दिए गए, तो जब हम अपना शिक्षण करेंगे, जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो कौन से माध्यम में पढ़ाना पड़ेगा, क्या वहाँ पर हिंदी में पढ़ा सकते हैं, केवल इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं ये दिल्ली सरकार की रिक्रूटमेंट है और इसमें आपको ये भी पता था जब आपने फॉर्म वगैरह भरा होगा, जो रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें दोस्तों इंग्लिश का जिक्र ही नहीं किया गया। उसमें बस ये पूछा गया था आपसे कि आप हिंदी जानते हैं या नहीं जानते। इसके अलावा जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह रिक्रूटमेंट है, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनते वो आपसे पूछ ले जाते कि आपको हिंदी आनी चाहिए, साथ साथ आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय क्या होता है दोस्तों, कहीं भी आपका ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर जहाँ भी आपका ट्रांसफर करा वहाँ के जो स्टूडेंट्स आपके हिंदी जानते हो ना जानते हो, अपनी मातृभाषा जानते हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश आपकी कॉमन लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश वो जानते होंगे इस तरह से, ठीक है। बाकी दिल्ली सरकार की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में तो दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, बाकी आप अपने हिसाब से, आपका शिक्षण प्रभावी होना चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए, उनका रिजल्ट आना चाहिए अच्छा से, उनका अधिगम हो जाए। आप किस भाषा में पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो दोस्तों ये मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं आपकी रिक्रूटमेंट में प्रभाव पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपकी मैक्सिमम मीटिंग वगैरह भी होती है ना वो भी हिंदी भाषा में होती है। और आप जो भी आपको स्कूल मिलेगा उसमें आप जो टीचर्स देखोगे ना मैक्सिमम आपको सारे हिंदी में बात करेंगे और जो उनका शिक्षण होगा वो भी हिंदी भाषा में होगा। अब पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज के आप टीचर बन रहे हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको आज़ादी होती है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो, उसे आप उस लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, यही आपके कॉमन से डाउट्स थे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को फटाफट से तो आप लाइक कर ही दोगे। बाकी अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर दोस्तों जिस भी आप टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा।
तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।